प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो आपका पेपर है, उसके महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू की। और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके सभी सब्जेक्ट के। हम 30 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैथ्स भी लेंगे, आपका हिंदी भी लेंगे, इंग्लिश भी लेंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण अध्ययन भी लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या उपरोक्त सभी का? तो आपका आंसर सही हो जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होना चाहिए वो स्नेह का भी होना चाहिए। भाई आप स्नेह भी करें बच्चे के साथ, विद्यार्थी के साथ, साथ ही साथ उसके ऊपर विश्वास भी रखें। हैं, आपका विश्वास भी कायम हो और वो भी आपके ऊपर विश्वास रखे और आपका सम्मान करे और आप भी उसका जो है बातों का सम्मान करें। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाता है डी। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में, मधु गणित में कमजोर है। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं। प्राय लड़कियां, मधु का नाम है तो लड़कियां की बात हो रही है। प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लड़कियां तो टॉप भी करती हैं। उसके माता पिता अनपढ़ है, तो माता पिता के अनपढ़ होने से बच्चे के अनपढ़ता पे या फिर उसके टॉपर बनने में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो दोनों ऑप्शन, ना तो ये ऑप्शन सही है अभी आपका, ना ही ये ऑप्शन सही है अभी तक। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है और तीस उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, एक तो ये हो सकता है, अभी हम इस पे डाउट है। और चौथे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चौथा आंसर पढ़ते हैं। गणित शिक्षण की शिक्षण विधि त्रुटिपूर्ण है। यह सही है। अध्यापक की दृष्टि से पूछा गया है यहाँ पर। एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि से आप जो है उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण बता सकते हैं? तो भैया हम कहेंगे गणित शिक्षण की जो शिक्षण विधि है वो त्रुटिपूर्ण है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें, यहाँ पूछा गया आपसे, एक बच्चा प्राय सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? एक बच्चा प्राय सहपाठियों के साथ, अपने जो साथ वाले हैं उनके साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे को सजा देंगे? नहीं, आप सजा नहीं देंगे। टीचर के हिसाब से आप उसको सजा नहीं देंगे। आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे? नहीं, ये भी हम तो नहीं करेंगे। एक अच्छे अध्यापक के गुण जो है हमसे पूछे जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे? आप कारण पता लगाने का प्रयत्न करेंगे और उसे परामर्श देंगे। इसके बाद अगला है, आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। माता पिता से शिकायत नहीं करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप कारण पता लगाएंगे कि भैया वो क्यों झगड़ता है और फिर आप उसे परामर्श देंगे कि उसका निवारण कैसे हो सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है, यानी कि किससे है? तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होता है? परिवर्तन से या फिर प्रतिक्रिया से या प्रयास से या परिणाम से? तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया से होता है। यहाँ तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। उद्दीपन के साथ प्रतिक्रिया आती है। तो आपका ना तो परिवर्तन सही है, ना प्रयास सही है और ना ही परिणाम सही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसका बढ़ावा देता है? एक अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देगा? तो प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। यहाँ पर चार ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है आपको, वो बिल्कुल सही समझा आपने। संयोग की भावना को बढ़ावा देगा। संयोग की भावना को बढ़ावा देगा, ना तो प्रतियोगिता की भावना को, ना ही प्रतिद्वंदिता को और ना ही तटस्थता को। तो ये तीनों ऑप्शन खराब है आपके। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह सामान्य है, वह असामान्य है, वह प्रतिभाशाली है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? कि वह जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है इसलिए वो प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न किस लिए पूछेगा? प्राय प्रश्न किस लिए पूछेगा? क्योंकि वो जिज्ञासु है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही हो जाता है सिक्स क्वेश्चन का।
आते हैं 7वें क्वेश्चन पे और देखते हैं इसका क्वेश्चन का क्या है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, मनोविज्ञान की बात हो रही है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखो, बाल मनोविज्ञान ये कहता है, उसका आधार ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ खासियत होती ही होती है। ये बाल मनोविज्ञान का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न पे और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया आपसे। 8वें क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? एक बार प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। इसके जो एमसीक्यू का जो ये पार्ट था, ये उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम यानी सीखने को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण द्वारा सीखना होता है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पे इसने नहीं मिलती है, तो नहीं में तो आपका ये आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो गया खराब। अभिप्रेरणा से भी अधिगम को सहायता मिलती है, ठीक है, पुरस्कार से भी अधिगम को सहायता मिलती है। किससे नहीं मिलती है? स्कूल के बस्ते से अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है इस आंसर में 8वें। 9वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? कौन सा कारक जो है वो नहीं देता है, बस ये पूछा गया है, ठीक है, नहीं देता है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये वातावरणीय कारक है जो आकार देता है। संस्कृति, ये भी आकार देती है, इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता के अतिरिक्त नहीं, ये भी सही नहीं है। शारीरिक शारीरिक गठन, यहाँ पर शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक है। शारीरिक गठन छोड़ करके विकास और वृद्धि दोनों चीज अलग अलग है। शारीरिक गठन जो है वृद्धि में जो है आकार नहीं दे सकता, लेकिन शारीरिक गठन जो है विकास में आकार दे सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है ना। विकास में, वृद्धि में देगा लेकिन विकास में नहीं देगा। तो शारीरिक गठन जो है 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वें प्रश्न में पूछा गया, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? दोबारा क्वेश्चन को समझिएगा। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो यहाँ पर जो है आपकी संकल्पना जो है वो अगर व्यवस्थित है तो विकास के किस पहलू के साथ जो है ये संबंधित हो सकती है, ये आपको बताना है। किससे? विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, और अगला है आपका विकास विषम जातीयता से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होता है। अगर संकल्पना की बात करें तो इस प्रस्तुति के अनुसार विकास जो है किसके साथ संबंधित हो सकता है? तो विकास जो है विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर जो है अग्रसर होता है। किससे? संकल्पनाओं के हिसाब से बात कर रहे हैं हम। बाकी जो है ये संकल्पनाओं से ये भिन्न है आपके, ठीक है। ये संकल्पना में नहीं आएंगे क्योंकि विभिन्न दरों पर संकल्पना नहीं होती है, विभिन्न दरों पर तो विकास होता है। संकल्पना हम बात कर रहे हैं, एक एक पोस्टुलेट डिस्कस कर रहे हैं, एक हम सोच रहे हैं, एक सपना, ठीक है, मतलब कुछ सोच रहे हैं। तो विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, ये संकल्पना है। ये डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, परामर्श का उद्देश्य है, यानी कि जो आप परामर्श देते हैं, जो आप किसी को सलाह देते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। बच्चे को समझाना, बच्चे की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चे की समायोजन में सहायता प्रदान करना, और उपरोक्त सभी। यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? किसी को हम परामर्श देते हैं, किसी को राय देते हैं, क्या करते हैं? समझाने की कोशिश करते हैं, ये भी सही है। बच्चे की उसके अगर परामर्श देते हैं तो उससे उससे हमें उसके कारणों का भी पता चलता है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, वो खुद बताता है, हम उससे आराम से बात करते हैं। बच्चे को समायोजन में सहायता करते हैं कि भैया
ये समस्या है, तो इसको ऐसे निवारण करोगे आप। तो सी बी ऑप्शन सही है, नहीं उपयुक्त, तो सही ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता है। अब 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें में आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मनोविज्ञान शिक्षा की दृष्टि से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, वही आपको बताना है। तो हमें सत्य की बात करनी है, असत्य के कथनों को छोड़ देना है। पहला क्वेश्चन, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। पहला, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता ना, ये तो गलत है भाई, मनोविज्ञान ये नहीं कहता। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। सीखने में बच्चों को कष्ट कैसा, जो वो सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं। बच्चे यथावत नहीं सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। बच्चे जो, एक बच्चे की बात नहीं कर, ये बच्चों की बात कर रहा है, तो बच्चे यथावत नहीं सीखते जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा तो नहीं है। बच्चे तो सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, तो ये भी मनोविज्ञान की दृष्टि से गलत है। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है उसका वो विकास स्वयं करते हैं। मनोविज्ञान की शिक्षा की मनोविज्ञान दृष्टि से ये कथन जो है आपका सत्य है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब समय के पश्चात, या कोई समय के पश्चात, या उसके अलावा तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। यस, जब विद्यार्थी पूछता है तो उसी समय उसकी जिज्ञासा को दूर करनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा उसको परेशान करेगी, ठीक है, उसको विचलित कर सकती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। तो ये कब कठोर होंगे, समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्य के प्रति, या वास्तविकता के प्रति। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वो अपने जो है पूर्वाग्रही हो जाएंगे। तो किशोर और किशोरी होंगे वो जीवन शैली के प्रति जो है कठोर होंगे, तो यहाँ पे जीवन शैली जो हो जाएगा, क्योंकि किशोर और किशोरी जब पूर्वाग्रही होंगे तो कहाँ पे अपना कठोरता दिखाएंगे, जीवन शैली में। तो यहाँ पर जो है आपका 14 नंबर में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब आते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आप देखते हैं हम। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम उसकी मातृभाषा से धीरे धीरे प्रयास करते हुए उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना शुरू करेंगे। बाकी जो हम ऐसे अगर उससे अंग्रेजी में बात करेंगे तो समझ नहीं पाएगा, अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य करेंगे तो जब उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो कैसे आप बता सकते हो कि वो अंग्रेजी बाध्य हो जाए अंग्रेजी बोलने के लिए, और आप बच्चे के मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, तो ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए 16वें प्रश्न को देखते हैं और उसका क्या आंसर रहेगा उसको भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। 16वें प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम कथन का हमें चयन करना है इसमें। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एक अध्यापक जो है उसका सर्वोत्तम गुण यही कहता है, या सर्वोत्तम कथन यही कह सकता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ ना कुछ तो सीख सकता है प्रत्येक बच्चा। ठीक है, प्रत्येक बच्चा, यहाँ अधिकतर मतलब ज्यादातर, यहाँ पे प्रत्येक बच्चा मतलब हर एक बच्चा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, कृतिका अक्सर घर ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि, अब वो घर पर ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, क्या दर्शाता है ये हमें बताना है, इसमें क्या दर्शाता है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, नहीं ये तो अलग है बात है, हर समय नहीं देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, नहीं, बात करने की बात नहीं करते हैं, पढ़ने की और जो है ज्ञान की बातें करते हैं, सीखने की बातें करते हैं। अब बचता है दो, कृतिका को अपने
अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यानी कि कृतिका जो सोचती है, जो कहना चाहती है, वो विद्यालय में सुना जाता है। जो उसके सहपाठी है वो सुनते हैं, जो टीचर है वो सुनते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वो विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन कोई मतलब नहीं है, अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। घर तो सभी को अपना पसंद होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर पहला, प्रमस्तिष्क घात विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं पूछा गया है। ठीक है। पर अभिघातज तनाव, तनाव से विकासात्मक विकार, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आपका विकासात्मक विकार, जो विकास हो रहा है उसके विकार का कारण कौन सा नहीं है, ये वो बताना है। न्यून अवधान, सक्रिय विकार और आत्म विमोह। तो यहाँ पर जो इसका सही होगा, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, वो है प्रमस्तिष्क घात, क्योंकि विकास का कारण नहीं हो सकता। यानी कि आपके दिमाग पे चोट लगा है तो आपका विकास को बाधित नहीं कर सकता। ठीक है ना, बाकी जो है आपको बाधित कर सकते हैं। सक्रिय विकार हो सकता है, तनाव है आपका विकासात्मक नहीं होने देगा, और विमोह है, आत्मविमोह, वो भी आपको विकासात्मक विकार का उदाहरण। ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो नहीं है वो है प्रमस्तिष्क घात। ये ऑप्शन ही सही है इसका। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। प्रमस्तिष्क घात जो है विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। 19वां प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला गया आपसे, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, ये बताना है। तो हम देखते हैं, उन्हें धार्मिक पुस्तकें प्रदान करना या पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग जो है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही आएगा। बाकी देखते हैं, उनका मूल्य शिक्षा मूल्यांकन करना, नहीं, सही नहीं है ये कथन तो। और उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, ये भी नहीं है। शिक्षक का आदर्श रूप जो है उसकी नैतिकता को विकसित करेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 20वां जो प्रश्न है उसकी बात करें, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है मूल प्रवर्त्यात्मक होते हैं। ठीक है, रक्षित नहीं होते हैं, संज्ञात्मक नहीं होते हैं, संवेगात्मक नहीं होते हैं। उनकी मूल प्रवृत्ति कैसी है शैशवावस्था में? जैसी उनकी मूल प्रवृत्ति है उसी तरह की वो क्रियाकलाप करेंगे। ए ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, आपने कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं इसका प्रिडिक्शन करने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किशोरावस्था जो है ये ऐसा होता है जब आप तनाव और दबाव महसूस करते हैं किशोरावस्था में। ठीक है, सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? खालिस्तान का ज्ञान। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खालिस्तान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का या विकासात्मक अवस्थाओं का या उसके अभिभावकों का व्यवहार व्यवसाय का या फिर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का। तो यहाँ पर देखिए, मिश्रित आयु वर्ग है जिसमें मतलब छोटे बच्चे बड़े बच्चे ये सब हैं। उस कक्षा में व्यवहार रखने वाले
जो शिक्षक होंगे उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि विकासात्मक अवस्थाएं जो है उनको देखें कि कौन से विकास के चरण में हैं। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो पहला, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करेगा शिक्षक। शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता। ये तो महामूर्खता हो जाएगी शिक्षक के लिए, बच्चों का विश्वास उससे डिग जाएगा। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में देना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर उसको शिक्षक को नहीं पता है, उस समय नहीं दे सकता, तो वो कह सकता है कि मैं क्लास के बाद में या फिर नेक्स्ट क्लास में इसका उत्तर दे सकता हूँ, या दे देना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका विकल्प का सही उत्तर है। इसमें पूछा गया, किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर खालिस्तान का, किशोर जो है एडल्ट की बात हो रही है, तो बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, या आत्मसिद्धि के भाव का, या जीवन के बारे में परितृप्ति का, या फिर द्वंद्वता एवं स्वयं से सरोकार का। तो किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं, खुद के सरोकार का भी कर सकते हैं, और दुष्यंता का भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसमें भी सही है आपका। ठीक है, इसमें बचपन में अपराधों के लिए थोड़ी अनुभव करेंगे भाई। आत्मविश्वास, आत्मसिद्धि यानी कि अलग बात होती है ये, मतलब संसार को छोड़ करके भाव का नहीं, जीवन के बारे में परितृप्ति का, कि जीवन कैसे मेरा अमृत बन जाए, कैसे मैं मजे ले सकूं, नहीं, इसके बारे में भी नहीं अनुभव करते हैं वो। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 25वां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान के योग्य बनाती है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खालिस्तान के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है, ये हमें बताना है। शिक्षक के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, या फिर विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके योग्य बनाती है। मानव वृद्धि और विकास की समझ, और निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, मानव वृद्धि एवं विकास की समझ जब हो जाएगी शिक्षक को, तो शिक्षक जो है विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता हो जाती है। शिक्षक उसके योग्य बनाती है कि विविध विद्यार्थी है ना, उसको कैसा जो है आप शिक्षार्थी को कैसी शिक्षा देंगे, उसको कैसे समझाएंगे, कैसे उसको स्पष्ट करेंगे, उसके योग्य बन जाएंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाता है। इसके बाद जो है 26 नंबर क्वेश्चन, इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, इरफान जो है ये कोई खिलौना तोड़ रहा है, और उसमें क्या क्या लगे हुए पार्ट्स हैं उनको देखने के लिए उनको अलग अलग करता है। आप क्या करेंगे? अब इसमें आपको बताना है आप क्या करेंगे। बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है, अब आगे, सदैव कड़ी नजर रखेंगे। नहीं, ये भी गलत है। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। ये बहुत सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। नहीं, ये भी नहीं। उसकी जिज्ञासा है, इरफान खिलौने तोड़ता है और उसमें अवयवों को, उसके घटक को देखता है, अलग अलग कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जिज्ञासु है, उसको जानना चाहता है, उसके जानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, और उसकी ऊर्जा जो लगा रहा है कि वो जानना क्या चाहता है, सही दिशा में उसको हमें प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही सटीक आंसर है। इसके बाद जो है आपका 27वां प्रश्न, उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वो कौन सी अवस्था है? तो मानव विकास की सबसे सुनहरी अवस्था जो है आपकी होती है किशोरावस्था। सबसे सुनहरी अवस्था का दूसरा नाम है किशोरावस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा शैशवावस्था नहीं होता, बाल्यावस्था नहीं होता, प्रौढ़ावस्था भी नहीं होता। किशोरावस्था सबसे जो है सुनहरी अवस्था को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी है।
इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता अगर आपको चाहिए और उसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए जो प्रयत्नरत आपको रहना है वो संबंधित है किससे, कौन सी अवस्था से? आप जब प्रयत्नरत रह सकते हैं वो कौन सी अवस्था में रह सकते हैं? तो आप जो है आप किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो यहाँ पर जो है आप मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो प्रयत्नरत रहते हैं वो संबंधित है प्रौढ़ावस्था से। जब वो मानसिक ऊंचाइयों को छू लेता है उसकी समझ बहुत ज़्यादा जो है विकसित हो जाती है, उसकी ऊंचाइयाँ छूने की जो प्रवृत्ति होती है प्रौढ़ावस्था से। ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, फिर इसके बाद 30वां क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ दे रखा है इसने, अब बाकी और देख लेते हैं। शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का नहीं, बाल मनोविज्ञान का सबसे सटीक जो उसको जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन विषय दोनों एक साथ ही है तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन जो है डी होगा। केवल बाल मनोविज्ञान का नहीं, क्योंकि इसके साथ में मनोविज्ञान दे रखा है इसने। बाल मनोविज्ञान तो दिया ही हुआ है, उसका तो होना ही चाहिए, साथ साथ में अध्यापन विषय का। तो यहाँ पर जो है आपका अध्यापन विषय भी है, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं आपका 30वें प्रश्न का। यहाँ पूछा क्या है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के किस काल में? तो स्व केंद्रित अवस्था जो है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में होती है, ये ध्यान रखना है आपको। स्व केंद्रित अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक ही होती है, इसके आगे स्व केंद्रित अवस्था बालक की नहीं होती है। यहाँ पे 30वें प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बाल मनोविज्ञान और शिक्षण शास्त्र के 30 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। इसके बाद हम हिंदी भी देखेंगे, मैथ भी देखेंगे, इंग्लिश भी देखेंगे, पर्यावरण भी देखेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी के 30-30 प्रश्न देखेंगे। और भी जो है बाल मनोविज्ञान के और भी प्रश्न देखेंगे। बस आप केवल ध्यान से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। विश्वास करिए, अगर आप सारे के सारी चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो आपको आपके एग्ज़ाम में कोई नहीं रोक पाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो का आपने एक बार देख लिया होगा, दोबारा रिवाइज़ कर लें, तिबारा रिवाइज़ कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना रिवीजन आपका बढ़ना चाहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या है, आप चीज़ें भूलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।